Hello everyone, this is me Garima Singh. I hope you all are doing well. So today we will read about basically you guys will know more about Asia continent. So Asia, as you all know, it's the largest continent in both term, largest in both, that is area wise plus population wise also. In both the categories area and population, Asia is the largest continent. मतलब कि आप एरिया ले लो, क्षेत्रफल ले लो या फिर आप आबादी ले लो, इन दोनों ही पॉइंट्स में जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जितने भी कॉन्टिनेंट हैं। आपको कॉन्टिनेंट के नाम तो पता ही होंगे। मैं एक बेसिक क्लास भी लूँगी वर्ल्ड मैप में जिसमें मैं डिस्कस करूँगी कॉन्टिनेंट के बारे में, ओशन के बारे में। अभी हम कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं एशिया के बारे में। जो एशिया है वो वर्ल्ड का 1/3 एरिया कवर करता है, लैंड एरिया। In English, you can say that Asia accounts for 1/3 of world's land area. In cumulative way, you can say that 60% of population. मतलब कि जो एशिया है वो विश्व का 1/3 लैंड एरिया कवर करता है और 60% आबादी भी। एज आई सेड दैट एशिया इज़ लार्जेस्ट इन बोथ द टर्म्स। देन एक छोटा सा फैक्ट है कि एशिया में जो 72.2% लोग हैं वो विलेज में रहते हैं। इनमें से एशिया में सिर्फ जापान ही एक ऐसा एक्सेप्शन है, जापान एक्सेप्शन है जहाँ पे 75% लोग जो हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फिज़िकल फीचर के बारे में। मैं काफ़ी शॉर्ट में लिख रही हूँ, मतलब मैं समझा ज़्यादा रही हूँ, तो जो मैं लाइंस बोल रही हूँ आप वो एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। फिज़िकल फीचर में जैसे कि हम डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न लोलैंड लाइक साइबेरियन प्लेन्स। You can excuse my writing, it's not that much good. So Siberian plains, I'm not gonna write here about it, but I'm gonna say. So Siberian plains, they are between Ural mountain in the west and Lena river in the east. So you can say that these are Siberian plains. So these are between west side में here it's Ural mountain और in its right side it's Lena river। मतलब यूराल जो साइबेरियन प्लेन है वो यूराल माउंटेन और लीना रिवर के बीच में है। यहाँ पे इट्स साइबेरियन प्लेन में 3 रिवर बेसिकली 3 रिवर्स ड्रेन बाय साइबेरियन प्लेन, दैट इज रिवर ओब, रिवर येनशेई, रिवर लीना, एज आई सेड दैट। मतलब कि अभी तक मैंने ये बोला जो साइबेरियन प्लेन्स हैं वो यूराल माउंटेन और लीना रिवर के बीच में आते हैं। इसके वेस्ट में है यूराल माउंटेन, इसके ईस्ट में है लीना रिवर और यहाँ पे 3 रिवर्स ड्रेन करती हैं इस प्लेन को, जो कि ओब, येंशी एंड लीना। देन इसी में ही साइबेरियन प्लेन में ही वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक लोकेटेड है। अब डीपेस्ट लेक तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। डीपेस्ट लेक है लेक बैकॉल और लेक बाइकाल, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो साइबेरियन प्लेन, तो हमने साइबेरियन प्लेन्स अभी पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। यहाँ पे बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूँगी, बाकी मैं समझाऊँगी। पामिर नॉट, here it is N। पामिर नॉट है बेसिकली, ये एक ऐसी प्लेस है आप कह सकते हो इसमें से बहुत सारी रेंजेस निकली हुई है। ये माउंटेन रेंजेस निकले और पामिर नॉट इसका एक मेन पॉइंट है। जैसे कि आप एक रस्सी में गांठ बांध देते हैं और फिर वहाँ से आप और भी रस्सियाँ बांध सकते हो, तो पामिर नॉट लाइक नॉट लिखा है तो यहाँ पे गांठ की तरह इससे बहुत सारी रेंजेस निकली हैं। You can say that Pamir Knot is the meeting place of several ranges of Asia। और ये जो है ये दिस प्लेट्यू इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड नोन एज, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। यहाँ से जैसे आप देख लेंगे इसके वेस्ट में निकली है हिंदू कुश, फिर टिनशियान आप देखते हैं उसके नॉर्थ ईस्ट में, हेयर इट्स टिनशियान, देन कुनलुन,
काराकोरम, देन हिमालयास। दैट्स इसको नोट बोला क्योंकि यहाँ से बहुत सारी रेंजेस निकलती है, टीन शियान, कोलन, काराकोरम, हिमालय, हिंदू कुश। और यहाँ पे और दूसरा आप देख सकते हैं, ये जो है एल्ब्रूज एंड जैग्रोस माउंटेन इंक्लोज द, देन अदर इज प्लेट्यू ऑफ ईरान। अब हम बात करेंगे सदर्न प्लेट्यू के बारे में। You have to focus more on the information which I am giving rather than on my writing. When I am dictating, you can write at that time also, and it's better you can understand and then write. So तीसरा है सदर्न प्लेट्यू। यहाँ पे आपको ओल्डर रॉक मिलेंगे, और जैसे कि आप इसमें आप लिख सकते हैं प्लेट्यू ऑफ अरेबिया, डेक्कन प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ यूनान। लेट्स वेट फॉर अ सेकेंड, आई कैन राइट यहाँ पे प्लेट्यू जैसे अरेबिया, डेक्कन इट इज़ इन इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, then Yunnan plateau. Now let's move on to the other physical feature. So the other one is Great River Valleys. Other feature is, I'm gonna mark with its star, Great River Valleys. Here you can say that Iraq is drained by two rivers, that is Tigris and Euphrates. So Iraq drained by Tigris and Euphrates. Then the Baghdad, city of Iraq and capital, it is located on Tigris River. Even ancient Mesopotamian culture flourished between these two rivers. Then Ganga Brahmaputra, the other. Pakistan is on Indus River. It's on Indus River, it's mainly drained by. Then India and Bangladesh. Oh, yeah, the spelling mistake is there. Bangladesh, these are drained by Ganga and Brahmaputra. Then Yeravadi or Iravadi, whatever you like to say, they drained in Myanmar and other Southeast Asian country. So it's Irrawaddy. Irrawaddy basically in Myanmar, and Mekong is in other Southeast Asian countries. So Southeast Asian countries, it's drained by Mekong. It is Mekong. Then China, left with China, here are many rivers in its, you can say Xikiang, then Huang He, it is also known as shore of China because it's bring numerous flood. Now after these great river valleys extinction, let's move on to the other point, that is about the island groups. Okay, it's the island groups. Here you can say like island group are Indonesia, Philippines and Japan. These all are island groups. Here I'm gonna write also Indonesia, Japan, Philippines. These are island, and there are many more. Most of these islands have mountain core and are surrounded by narrow coastal plains and have extremely fertile soil because of that volcanic ash. So island group पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एशिया बेसिकली बड़े बड़े आइलैंड ग्रुप लिए हैं, इंडोनेशिया, जापान एंड फिलीपींस। और भी आप मैप कर सकते हैं, मैप इज़ द वेरी गुड वे टू लर्न मोर अबाउट फिजिकल फीचर एंड कंट्रीज़। सो आइलैंड ग्रुप पे इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड जापान है। जो ये सारे आइलैंड हैं, यहाँ पे इनके बीच में तो माउंटेन होता है, बट ये सराउंड इनके आसपास कोस्टल प्लेन्स होते हैं, और इनकी सॉइल होती है काफ़ी फर्टाइल होती है बिकॉज ऑफ बेसिकली वॉल्केनिक ऐश। अब हम बात करेंगे
दूसरा है मतलब नेक्स्ट है क्लाइमेट के बारे में, कैसा क्लाइमेट रहता है। हम दोनों क्लाइमेट के ही बारे में बात करेंगे, मतलब समर्स में कैसा रहता है, विंटर में कैसा रहता है। सो वी विल टॉक अबाउट क्लाइमेट in both the season, winter and summer. Firstly, let's discuss about winter. So इंटीरियर पार्ट ऑफ एशिया बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड। जो एशिया का इंटीरियर पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, और यहाँ पे जो टेम्प कोल्ड हो जाता है, जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है, और जो एयर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं हाई प्रेशर पे, जैसे कि आप देख सकते हैं मंगोलिया पे। देन ड्राई विंड्स ब्लो करती हैं बाहर की तरफ, और मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है एशिया का, यहाँ पे आपको रेन नहीं मिलेगी विंटर सीजन में, बिकॉज यहाँ पे जो विंड होती है, यू डू नॉट गेट रेन थाउ वाइल blowing over the seas. Then winds pick up moisture and cause rainfall in some areas. Mostly एशिया में आपको रेन देखने को नहीं मिलेगी, जबकि समुद्र के ऊपर हवाएं रह चलती हैं, बट रेन एज सच देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, जब जो विंड होती है वो मॉइस्चर पिकअप कर लेती है एटमॉस्फेयर से, तब आपको कुछ एरिया में रेनफॉल दिख सकता है। अब हम करेंगे समर्स के बारे में। वन थिंग मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, ओम याकुन जो नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया पे है वो कोल्डेस्ट प्लेस है एशिया का, और यू कैन सी दैट एज वेल एज नदर्न हेमिस्फेयर का भी। इट फैक्ट यू कैन इट मे बी आस्क्ड इन एग्जाम्स लाइक SSC एंड ऑल। यॉम कैन कॉन दिट्स मे बी डिफरेंशिएशन इन प्रोनाउंसिएशन, so it is the coldest place. This you have to keep in mind, it is the coldest place of Asia as well as northern hemisphere, and this place is in northeast Siberia. यहाँ पे जो इसका मतलब टेम्परेचर होता है, मेन टेम्परेचर जैन में, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, -45 डिग्री रहता है। अब हम बात करेंगे समर्स के बारे में। यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है इंटीरियर पार्ट का, जैसे मैंने यहाँ बोला था इंटीरियर में टेम्परेचर घटता है, तो यहाँ पे इंटीरियर पार्ट में जो टेम्परेचर रहता है वो बढ़ता है। आई जस्ट मेक एरो, इट्स मीन्स राइज, एंड हेयर मैरो एरो मीन्स फॉल डाउन। सो टेम्परेचर है वो बढ़ता है इंटीरियर पार्ट का, क्योंकि जो एयर होती है वो एक्सपेंड होती है, और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। इसका ऑपोजिट, यहाँ पे टेम्परेचर गिरता है तो जो एयर होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और हाई प्रेशर बनता है। टेम्परेचर गिरेगा, सो जो एयर होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और हाई प्रेशर फॉर्म होगा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एयर है वो एक्सपेंड होगी, और यहाँ पे लो प्रेशर का सिनेरियो बनेगा। यहाँ तक मैंने समझाया था कि एयर एक्सपेंड होती है तो लो प्रेशर फॉर्म होता है। अभी कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, जैसे मैसन राम है वो वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है। मैसन राम तो आपको पता होगा मेघालय, इससे पहले वेटेस्ट प्लेस थी चेरापूंजी। देन नेक्स्ट फैक्ट है माउंट वेलेल इन हवाई आइलैंड आर इन USA। यहाँ पे 2007 में हाईएस्ट एनुअल एवरेज रेनफॉल रिकॉर्ड गई थी 11,680 mm। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पहले पढ़ेंगे टुंड्रा बेल्ट, टुंड्रा टाइगर, ये सब आपने ज्योग्राफी की NCERT में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे मैं एशिया के बारे में डिस्कस कर रही हूँ तो सिर्फ एशिया का ही बताऊँगी। टुंड्रा बेल्ट बेसिकली ये आपको समझना है कि ये टुंड्रा बेल्ट है, तो उसका जो मेजर पोर्शन होता है वो स्नो से कवर्ड रहता है ऑलमोस्ट पूरा ही साल आप कह सकते हैं। और जो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश, रेनफॉल। यहाँ पे मैं रेनफॉल लिख लूँगी। रेनफॉल इज़ नॉट द राइट, आई वुड राइट प्रेसिपिटेशन, बिकॉज प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल हो गया, स्नो हो गया और स्लेट हो गया, सब आ जाता है। मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी प्रेसिपिटेशन लिखना। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है एनुअली, और आपको यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलेंगे, मतलब क्या आप आ सकते हैं, आप जब स्नो से कवर्ड रहेगा तो आपको ये बताओ वहाँ पे पेड़ पौधे तो आपको मिलेंगे नहीं, तो आपको वहाँ पे मिलेगी मॉसेस एंड लिचन्स। कभी भी आप खुद घूमने गए होंगे उस
तो आप देख सकते हैं आपको वहाँ पे, क्योंकि स्नो है तो क्या ही होगा, तो वहाँ पे मॉसेस एंड लेचन्स होंगी। ये हमने टुंड्रा बेल्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइगा। सो नेक्स्ट इज़ टाइगा। टाइगा ये आप देख सकते हैं, ये अगर ये टुंड्रा बेल्ट है, सो इसके साउथ में आपको मिलेगी टाइगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टाइगा पे आपको मिलेंगे बेल्ट ऑफ कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट को आप कह सकते हैं सॉफ्टवुड फॉरेस्ट कह सकते हैं। सो ये जो सॉफ्ट वुड होती है, ये बेसिकली पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, पेपर इंडस्ट्री। और ये आपको कॉनिफेरस जो टाइगा बेल्ट है वो आपको मिलेगी, मैं रीजन डिस्कस कर रही हूँ, एक तो आपको रशिया में मिलेगी, दूसरा जापान, और हमारे हिमालयन रीजन में भी मिलती है। अब यहाँ पे वहाँ पे तो हमने पढ़ा था, ये इधर हमने टुंड्रा बेल्ट में देखा था प्रेसिपिटेशन 30 सेंटीमीटर एनुअली होती है। यहाँ पे जो होगी प्रेसिपिटेशन, ये आपको मिलेगी 25 एंड 50 सेंटीमीटर के बीच में ही रहती है। यहाँ पे वेजिटेशन आपको मिल सकता है, जैसे कि कॉनिफेरस मतलब ऐसी पतलियाँ पतली सी होती है, थोड़ी कांटेदार टाइप की होती है, तो आपको यहाँ पे मिलेंगी पाइन ट्री एंड देन फिर एंड स्प्रूस। निडल शेप इनकी पत्तियाँ होती हैं, थोड़ी निडल शेप, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट थोड़ी निडल शेप काइंड ऑफ नोकीली होती है। तो यहाँ पे पाइन, फिर स्प्रूस, जो कि बेसिकली यूज़ होती हैं, आप देख लोगे टिम्बर, एज टिम्बर और फॉर मेकिंग पल्प एंड रेयान, मेकिंग पल्प एंड रेयान। एनिमल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ पे फर बियरिंग एनिमल मिलेंगे, लाइक मिंक, देन सेबल, all those fur, various other, I just remember two, so fur bearing animal, not fur bearing animal. Then टाइगा हो गया। अब आएगा अपना स्टेपी ये होते हैं, ये तो आप लोगों ने पढ़ाया होगा ज्योग्राफी में, ये होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। जैसे टुंड्रा होता है उसके साउथ में आता है टाइगा, तो इसके बाद आप देख सकते हैं आपको स्टेपी मिल जाएंगे। ये नेक्स्ट टू टाइगा होते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो नेक्स्ट टू टाइगा। और यहाँ पे जो विंटर्स होते हैं एज यूजुअल, यहाँ पे जो विंटर होते हैं वो कोल्ड होते हैं, और जो समर होते हैं वो हॉट होते हैं। यहाँ पे रेनफॉल मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे आपको रेनफॉल मिलेगी 20 से 40 सेंटीमीटर तक की। और एनिमल्स आपको दिख सकते हैं ग्रास ईटिंग, जैसे कि एग्जांपल एंटीलोप्स एंड वेरियस, आई एम रिटन जस्ट वन और टू सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड इट। स्टेपीज़ के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं डेजर्ट्स के बारे में। सो लार्ज पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट एंड डेजर्ट एरिया आपको एशिया में एक तो साउथ वेस्ट में मिल जाएगा, और सेंट्रल एशिया में ये आपको मेजर पार्ट में आपको डेजर्ट ही दिखेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हॉट डेजर्ट के हो गया अरेबिया मिडल ईस्ट में, देन थार तो आपको पता ही होगा। कोल्ड डेजर्ट हो गया गोबी एंड तिब्बत। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मॉनसून रीजन के बारे में। मॉनसून रीजन्स, सो
मॉनसून रीजन हो गया जैसे एशिया का साउथ पार्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, देन साउथ एशिया। सो यहाँ पे जो समर होते हैं वो हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं। जैसे यहाँ पे समर सिर्फ हॉट होते हैं, यहाँ पे जो समर होता है जस्ट रोट एस, ये होते हैं हॉट एंड ह्यूमिड। देन यहाँ पे आपको रेनफॉल यहाँ पे आपको मिल जाएगी 60 से 250 सेंटीमीटर के बीच तक की रहती है, मतलब समर्स में। वेजिटेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जैसे मॉनसून वाले रीजन में आपको कैसी वेजिटेशन मिलती है, तो मॉनसून में आपको मिलेगी टीक, साल एंड सैंडलवुड। देन यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट एशिया होता है यहाँ पे क्लाइमेट कूलर होता है, और यहाँ का जो फॉरेस्ट होते हैं उनको आप टेम्परेट वुडलैंड बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन होता है वो कूलर क्लाइमेट होता है। कूलर मतलब वहाँ का वेदर होता है। और यहाँ पे आपको मॉनसून फॉरेस्ट मिलेंगे, आई एम राइटिंग जस्ट एमएफ, मॉनसून फॉरेस्ट मिलेंगे जिससे आपको टेम्परेट वुडलैंड मिलेंगे, टेम्परेट वुडलैंड। देन जो इसका एक्सट्रीम साउथ पोर्शन होता है, एक्सट्रीम साउथ में आपको, एक्सट्रीम साउथ मतलब इक्वेटर के क्लोज, ये इक्वेटर लाइन पास होती है इसके क्लोज, यहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, जो जिनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी बारिश होती रहती है कि उनके पत्ते गिरते हैं बट दिखाई नहीं देते, तो उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। फिर एवरग्रीन होते हैं, काफ़ी घने होते हैं, डेंस होते हैं। देन वैरायटी ऑफ आपको ट्रीज़ मिलेंगी, वैरायटी मिलेगी आपको इसमें, ट्रीज़ में, प्लांट्स में, बुशेस में, श्रब्स में। सो ये हमारा माउंटेन रीजन हो गया। अब हम कुछ, अभी मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या डिस्कस किया। हमने क्लाइमेट कर लिया था, फिर हम नेचुरल वेजिटेशन में आए थे जिसमें हमने टुंड्रा किया। टुंड्रा के साउथ में हमें मिल जाता है टाइगा, और टाइगा के बगल में ही रहते हैं स्टेपीज। तो हमने टाइगा, स्टेपी, डेजर्ट, मॉनसून रीजन कर लिया। अब हम करेंगे कुछ क्रॉप्स। सो क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। क्रॉप्स के बारे में जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ राइस है, वो बेसिकली जो मॉनसून पार्ट है एशिया का वहीं तक कन्फाइंड है, क्योंकि मैं लिख देती हूँ पहले राइस। तो हम राइस के बारे में, जो राइस की कल्टीवेशन है के लिए आपको एक तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, हम रिटन सी, हॉट एंड ह्यूमिड। hot, not that extreme hot, you can say instead of hot you can say that warm and humid, वार्म एंड ह्यूमिड चाहिए होता है। दूसरी क्रॉप है, दूसरी क्रॉप आप ले सकते हैं जैसे कि वीट, क्योंकि राइस वीट एक साथ होता है तो मैंने राइस का बोला। फिर वीट, जो वीट होती है वो मेन क्रॉप होती है कहाँ की, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। जैसे ये मॉनसून पार्ट की होती है वैसे ही ये होती है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट पार्ट की। एंड यहाँ पर एग्जांपल में एशिया के पार्ट लिख देती हूँ, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं वेस्ट साइबेरिया, देन कज़ाकिस्तान मिडल ईस्ट में, मतलब सेंट्रल एशिया में, देन चाइना, देन नॉर्थ इंडिया, गोना रोट होल नॉर्थ इंडिया, देन पाक, और साउथ वेस्ट कंट्रीज़ भी जो वीट के मेन प्रोड्यूसर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी क्रॉप की, शुगर केन ले लेते हैं। चलो शुगर केन, अवॉइड माई राइटिंग, फोकस ऑन वॉट आई एम सेइंग एंड या दैट शुड बी मेन फोकस। शुगर केन के लिए भी आपको चाहिए होता है हॉट, उसके लिए तो वार्म चाहिए होता है, नॉट एक्सट्रीम हॉट। यहाँ पे आपको चाहिए होता है हॉट और मॉइस्ट, नमीदार, मॉइस्ट क्लाइमेट। और क्या चाहिए होता है यहाँ पे, एक तो वेल ड्रेन्ड
फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड एज वेल एज फर्टाइल। इसके एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये ग्रो होती है इंडिया में, पाक में, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यू कैन राइट। देन टी, टी हो गया ये, आई एम जस्ट टेलिंग यू द कंट्रीज। इंडिया ऑब्वियसली, इंडिया, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया। देन कॉटन कर लेते हैं। कॉटन के लिए एक तो आपको चाहिए, ये ड्राई एरिया में ग्रो होता है, अगर आप पे फ्रॉस्टिंग हो गई तो आपकी सारी कॉटन ख़राब हो जाएगी। इसके मेन प्रोड्यूसर हैं चाइना, सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड पाक। देन जूट ले लेते हैं, इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट होता है, इसके लिए आपको फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है, और ये आपको फ्लड प्लेन्स में मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, किसके फ्लड प्लेन्स में मिलेंगे? ये आपको फ्लड प्लेन्स में मिलेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के। फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है, फ्लड प्लेन्स में मिलेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के। देन रबर, रबर आपको मलेशिया एंड इंडोनेशिया में मिलेगा, मेनली इन, या मेनली Indonesia and Malaysia. Indonesia, not and because there are many more. Malaysia, Thailand, obviously India. India comes first. Then China, Sri Lanka. Now I have already discussed desert, so I'm gonna discuss more about it. Like I'm gonna name few desert which you should know where are they. So name of few desert. Gobi, as you know that गोबी डेजर्ट, ये ग्रेटेस्ट टेम्परेट डेजर्ट है जो कि आपको मिलेगा चाइना एंड मंगोलिया में। यहाँ पे आपको मंगोलियन नोमैड्स मिलेंगे। देन दूसरा है लॉपनोर, यहाँ ये भी टेम्परेट डेजर्ट है, ये आपको चाइना में मिलेगा, और यहीं पे लैपनोर डेजर्ट में ही चाइना का जो न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर है वो भी है, न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर। देन नेक्स्ट है टकला मकान, टकला या बाल्ड वाला टकला, टकला मकान। ये आपको, ये सारे टेम्परेट डेजर्ट अभी डिस्कस कर रही हूँ मैं। ये आपको मिलेगा, मतलब ये है कहाँ पे, नॉट मिलेगा, ये है कहाँ पे, ये तारिम बैसिन है जो कि एक बुद्धिस्ट कल्चर साइट है। देन दूसरा हो गया, दूसरा नहीं मतलब इसके बाद रुब अल खाली, रुब अल खाली हो गया। ये हॉट डेजर्ट है जो कि, ये टेम्परेट डेजर्ट थे, ये है हॉट, ये टेम्परेट डेजर्ट है TD, ये है हॉट डेजर्ट। ये आपको मिलेगा साउथ अरेबिया में। कहाँ पे मिलेगा? साउथ अरेबिया में। और यहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स है। क्या है? पेट्रोलियम डिपॉजिट, पेट्रोलियम डिपॉजिट मतलब रिच है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में। देन फिर है दस्त ए लूट, दस्त ए लूट, ये ईरान में मिलेगा, मतलब ईस्ट ईरान में दस्त ए लूट। देन दस्त ए कबीर, ये आपको मिलेगा नॉर्थ ईरान में, और ये दोनों ही ईस्ट ईरान में दस्त ए लूट और नॉर्थ ईरान में दस्त ए कबीर, ये दोनों भी पेट्रोलियम डिपॉजिट में रिच हैं। देन फिर लिख सकते हो, मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं डिस्कस करी, कुछ कुछ तो इम्पॉर्टेंट है। टकला मकान हो गया, बट यू नेवर नो, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। देन किर्जिलकम, ये एक टेम्परेट डेजर्ट है, ये आपको मिलेगा उज़्बेकिस्तान एंड कज़ाक में। देन है कराकुम, ये आपको मिलेगा, ये टेम्परेट डेजर्ट है TD, ये तुर्कमेनिस्तान में मिलेगा, तुर्क।
अब डेजर्ट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ एशिया। नेक्स्ट टॉपिक होगा, बट मेक इट इन स्टार, it should not be here, it's I will do it in fresh page. So important river of Asia. I'm gonna name and then gonna tell. So first is, you all know about Indian rivers, so I will make a fresh new lecture on it where I will cover river. Let's discuss important river of Asia. So first we will start with Huang He. Let me write it first. Huang He. इसको मैंने पहले भी बताया था, भी डिस्कस किया था। इसको सौरो ऑफ चाइना बोलते हैं। सो ह्वेंग वे है, इसको सौरो ऑफ चाइना बोलते हैं। ये ड्रेन होती है गल्फ ऑफ बोहाई में। और सौरो ऑफ चाइना इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मतलब ओइंग टू फ्रिक्वेंट फ्लड्स, बहुत सारे फ्लड्स आते हैं इसकी वजह से। और देन नेक्स्ट है यांगजी कियांग। Yangtze Kiang, as in from name you can guess, it's from ईस्ट चाइना सी। ये बेसिकली वर्ल्ड की लार्जेस्ट थर्ड जॉर्ज डैम ऑन इट है, और ये सिटी ऑफ वुहान पे है, जो कि सिटी ऑफ वुहान एंड संघाई ऑन इट्स बैंक। इस रिवर के बैंक में आपको सिटी ऑफ वुहान एंड नॉट वुहाई, सिटी ऑफ वुहान एंड संघाई, आई जस्ट मिक्स वुहान एंड संघाई, मेक इट वुहाई। सो इस रिवर के बैंक पे आपको मिलेंगे। जैसे गंगा रिवर पे बहुत सारे शहर हैं जहाँ से वो बहती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे ही यांगसे के ऊपर है वुहान एंड संघाई। वुहान तो आपको भी पता होगा, कोरोना वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब वहीं पे पहले पाया गया था। और नेक्स्ट है मेकोंग। ये ड्रेन होती है साउथ चाइना सी में। ये किसके मतलब कौन कौन सी कंट्री से पास होती है? तो ये पास होती है चाइना से, म्यांमार से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, वियतनाम से, और ये बाउंड्री बनाती है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड एंड लाओस के बीच में। अब मतलब नेक्स्ट है अमू दरिया। ये अगर आप मैप लेके बैठे हैं तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा एटलीस्ट। अमू दरिया है, ये ड्रेन होती है एरल सी में। और नेक्स्ट है सैर दरिया। ये भी ड्रेन होती है एरल सी में। और इसी के ऊपर ताशकंद लोकेटेड है। ताशकंद तो पता ही होगा, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे फॉर्मर पीएम थे, उनकी डेथ हुई थी। ताशकंद। फिर है इट्स वाई। देन टिग्रिस तो मैंने बताया ही था कि बगदाद लोकेटेड है। ये ड्रेन होती है पर्शियन गल्फ में, और इसके ऊपर बगदाद लोकेटेड है, और ये टर्की और इराक से पास होती है। देन फिर है यूफ्रेटिस। यूफ्रेटिस भी ड्रेन होती है सेम पर्शियन गल्फ में। और जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं बता देती हूँ। ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, फॉर एग्जांपल ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, तो ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच में ही मतलब पली बड़ी थी ये सिविलाइजेशन। और ये रिवर पास होती है टर्की, सीरिया एंड इराक। ये टर्की एंड इराक से पास होती है। यहाँ पे सीरिया आप एक और ऐड कर सकते हैं, टर्की, सीरिया एंड इराक। अब हमने रिवर की तो बात कर ली। अब रिवर की बात कर ली तो क्या बचा? फिर बचे सीज एंड लेक्स। अब सीज एंड लेक्स अगर आप एटलस लेके बैठे तो काफ़ी यूज़फुल है। अभी तो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, रिटन वर्क। फिर एक दिन मैं एशिया का एटलस भी कराऊंगी, पॉलिटिकल, फिजिकल एज वेल। पॉलिटिकल में पहले कंट्रीज याद कराऊंगी। सो पहला है ओखर्ड। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो सकता है, ओखर्ड से डिपेंड। सो ये जो ओखर्ड है, ये पैसिफिक ओशन जो है ना, अपना पैसिफिक ओशन, इसका एक्सटेंशन है।
और ये आपको सिचुएटेड मिलेगी कामचटका और बेसिकली अनफ्रोजन फॉर 8 मंथ। सो ओखाट सी है, ये पैसिफिक ओशन का एक्सटेंशन है और ये 8 मंथ के लिए तो ये फ्रोज़न ही रहती है फॉर 8 मंथ्स। मतलब बहुत ज़्यादा महीने हो गए फ्रोज़न ही रहती है। नेक्स्ट है सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान ये सेपरेट करता है जो जापान फ्रॉम मेनलैंड। ये पेट्रोलियम डिपॉजिट में रिच है विथ वाल्विस एज आइस फ्री पोर्ट। अब येलो सी है, अब नेम से ही जैसे नेम फॉर इट्स कलर येलो। सो एट द माउथ ऑफ हैंग ही सेपरेट करती है कोरिया को चाइना से और ये बहुत सारी सैंड लाती है और इसको आप फ्लड भी लाती है तो सौरो बोल सकते हैं। देन और भी बहुत है, मैंने कुछ मेन जैसे आपको बेसिक पता हो वो पिकअप किया। देन नेक्स्ट है पेनिनसुला। सो मैं सिर्फ नेम राइट करूँगी फिर बताऊँगी। जैसे कैमचटका। सो कामचटका ये रशिया का पार्ट है। यहाँ पे इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट होता है, मतलब रह नहीं सकते इनहॉस्पिटेबल। अर्थक्वेक आते रहते हैं फ्रिक्वेंट और ये पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। देन कोला क्या है, ये रशिया का पार्ट है। आइस फ्री रहता है थ्रू आउट द ईयर। देन कैनन, सुनोगे भी तो समझ आ जाएगा, इतना मतलब मेमोराइज हुआ तो बहुत सही है, बट ऐसा होना चाहिए कि एग्ज़ाम है तो सही कर लो। कैनन कैनिन है, रशिया का है जो रिच इन डिपॉजिट है। देन मलया। मलया क्या है, ये भी मलेशिया का पार्ट है। ये रिच ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, टिन मिलेगी, रबड़ मिलेगी, ऑयल डिपॉजिट्स मिलेंगे। देन अरेबियन, ऑब्वियस ये तो पता ही होगा, मिडिल ईस्ट का। ये लार्जेस्ट पेनिनसुला है। क्या है ये? लार्जेस्ट पेनिनसुला है वर्ल्ड में ये बेसिक। सो अरेबियन, जैसे मैंने बोला है, लार्जेस्ट पेनिनसुला है। ये बेसिकली डेजर्ट से मतलब यहाँ पे डेजर्ट मिलेंगे और ऑयल रिजर्व, डेजर्ट प्लस ऑयल रिजर्व। फिर है सिनाई, है तो ये इजिप्ट का ही पार्ट बट ये एशिया साइड आ जाता है, सिनाइन पेनिनसुला। सो ये पार्ट इजिप्ट का पार्ट है। मैप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? नहीं, अब सही है। सो ये इजिप्ट का पार्ट है। ये पेट्रोलियम डिपॉजिट में रिच है। ये भी बेसिकली डेजर्ट से कवर्ड है और इज़राइल ने इसको कैप्चर कर लिया था, कैप्चर्ड बाय इज़राइल 1967। इज़राइल ने इसे 1967 में कैप्चर कर लिया था और फिर 1979 में रिटर्न कर दिया था। देन क्रीमियन ये यूक्रेन का पार्ट है, जैसे सिनाई इजिप्ट का पार्ट था, ये पार्ट ऑफ यूक्रेन। ये मिनरल रिसोर्स है और ये इम्पोर्टेंट पोर्ट है ब्लैक सी के ऊपर, क्रीमियन। अब हमने रिवर कर ली, देख सकते हैं, सी कर लिया, पेनिनसुला। अब हम डिस्कस करेंगे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं प्रोजेक्ट्स के नाम लिखूंगी और उसके बारे में थोड़ा बेसिक बताऊंगी, मतलब क्या है ये, तो एग्ज़ाम में आया तो आप कोट कर सकते हैं। इन डिटेल तो इतना नहीं पूछेंगे, बेसिक ही पूछेंगे। सो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। पहला है ट्रांस एशियन रेलवे, दैट इज स्टार, ट्रांस एशियन रेलवे। सो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि इंटीग्रेटेड फ्रेट रेलवे नेटवर्क अक्रॉस, आप कह सकते हो, यूरोप एंड एशिया को कवर करता है ये। देन ये जो ट्रांस रेलवे नेटवर्क है,
ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 17 एशियन नेशन। सो इस एग्रीमेंट को 17 एशियन नेशन ने साइन किया था, यूनाइटेड जो कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन के भी पार्ट हैं। देन क्यों साइन किया था? ताकि वो बिल्ड कर सकें एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे नेटवर्क यूरोप एंड एशिया के बीच में। देन द प्लान हैज़ समटाइम बीन कॉल्ड, इस प्लान को अब कह सकते हैं आयरन सिल्क रोड, बिकॉज रेलवे का काम हो रहा है तो आयरन सिल्क रोड। और ये जो ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क है ये अराउंड 1,17,500 किलोमीटर मतलब रेलवे लाइन है इतना, और ये 28 कंट्री को सर्व करती है। 28 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब दूसरा है एशियन हाईवे प्रोजेक्ट। ये ट्रांस एशियन था, ये एशियन हाई प्रोजेक्ट है। इसको आप ग्रेट एशियन प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। ये कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट था जो कि कंट्रीज़ हैं एशियन यूरोप में और जो यूनाइटेड नेशन जो सेम इसी का पार्ट है। और इसको साइन किया था 32 कंट्रीज़ ने, इसको साइन किया था 17 ने, इसको साइन किया है 32 कंट्रीज़ ने। अब भी इम्पॉर्टेंट वन है जिसके थ्रू चाइना है वो इंडिया को इनसर्कल कर रहा है। सो सिल्क रोड। सिल्क रोड क्या है? चाइना ने बहुत सारा इसमें इन्वेस्टमेंट किया है सिल्क रोड में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ गैंसू से स्टार्ट होता है, और ये ट्रेड ऑफ पीपल मतलब फैसिलिटेट करता है ट्रेड एंड पीपल एक्सचेंज बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। और ट्रेड कर सकते, व्यापार कर सकते हो। और इसमें सिल्क रोड प्रोजेक्ट है, आपको इसमें रोड्स भी दिखेंगी, पोर्ट्स भी दिखेंगी जो एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका को कनेक्ट करते हैं। तो आपको इसमें रोड दिखेंगी, पोर्ट दिखेंगी जो कि कनेक्ट करता है किसको? एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका को। देन सिल्क रोड प्रोजेक्ट है, इसको वन बेल्ट वन रोड भी बोलते हैं। सिल्क लैंड रूट, देन सिल्क सी रूट, इसके थ्रू मतलब चाइना ने ऑलमोस्ट इनसर्कल कर लिया है। इंडिया ने भी उसके बदले में इनसर्कल किया है अपने पोर्ट्स अगल बगल की कंट्रीज़ में। देन अब बात करेंगे, नेक्स्ट है सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट ब्रिज, इंडोनेशिया। ये क्या है? सुंडा स्ट्रेट पे मतलब सुंडा स्ट्रेट ब्रिज ये प्लान्ड रोड एंड रेलवे मेगा प्रोजेक्ट है जो कि इंडोनेशिया के जो दो लार्ज आइलैंड है सुमात्रा और जावा उसके बीच में होगा। देन सुमात्रा एंड जावा के बीच में। देन है कुनमिंग। कुनमिंग सिंगापुर रेलवे। ये भी मतलब रेलवेज़ का नेटवर्क है जो कनेक्ट करेगा चाइना, सिंगापुर और ऑल कंट्रीज़ ऑफ मेनलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। देन ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जैसे जापान कोरिया टनल। जापान कोरिया टनल ये बेसिकली प्रपोज टनल था जो कनेक्ट करता है जापान को साउथ कोरिया थ्रू अंडर सी टनल, बिकॉज जापान एक आइलैंड है तो रोड का सीन नहीं हो सकता, तो अंडर सी टनल क्रॉसिंग द कोरिया स्ट्रेट यूजिंग द स्ट्रेट ऑफ इकी एंड तोशिमा। अब हमने मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पढ़ लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कन्फ्लिक्ट जोन इन एशिया। बेसिकली मैं मिडल ईस्ट के बारे में बात करूँगी बिकॉज़ यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जोन्स हैं। तो इसके लिए मैं मैप का यूज़ करूँगी, मैं एटलस यूज़ करूँगी ताकि आपको लोकेशन का पता चले। बाकी मैं बोलती जाऊँगी, वो आपको सुनना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो हम मैप यूज़ करेंगे, कोई भी एटलस ले सकते हैं वैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो ब्लैक ओरिएंट एंड ऑक्सफोर्ड कोई भी आप ले सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा क्लियर दिखे, या और अदरवाइज़ गूगल में भी बहुत अच्छे खासे मैप रहते हैं, जूम इन इवन जूम इन करके भी। तो हम डिस्कस करेंगे अभी फ़िलहाल वन बाय वन जो जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग है। तो पहले हम बात करेंगे सीरिया, ये आपको दिख रहा होगा सीरिया।
तो इसको नॉर्थ में तो ये टर्की ने कनेक्ट कर रखा है, मतलब इसकी बाउंड्री शेयर करता है टर्की के साथ। यहाँ पे ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में ये इराक के साथ करता है। देन साउथ में करता है जॉर्डन। देन दिस वेस्ट साइड ये लेबनन एंड इसराइल से करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेबनन एंड इसराइल। तो हम सीरिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे कि मैंने अभी बॉर्डर का बताया कि इन मतलब टर्की, यू कैन सी दैट टर्की, इराक, जॉर्डन, इसराइल, देन लेबनन इनके साथ शेयर करता है। हाईएस्ट पॉइंट सीरिया में है माउंट हैरमन, जो कि लेबनीज़ बॉर्डर पे है। यहाँ पे इतना डिटेल में दे नहीं रखा, बट आप गूगल पे करेंगे तो आपको यहाँ पे लेबनीज़ बॉर्डर पे सीरिया का हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि है अभी मैंने कहा माउंट हैरमन। देन लेक असाद सीरिया की लार्जेस्ट लेक है। मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत पॉइंट्स लिख दूँ जो मैं बोल रही हूँ। यहाँ पढ़ते हैं हम। तो सीरिया का मैंने टॉपिक पहले चूज़ किया था, कंट्री सीरिया। इसका मैंने हाईएस्ट पॉइंट बोला, HP लिख रही हूँ, नॉट हाई प्रेशर, इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो वो था माउंट हैरमन। देन यहाँ पे हाईएस्ट लेक, दैट इज़ लेक असाद। अब यहाँ पे देख सकते हैं द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इज़ द यूफ्रेटिस। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिवर है यूफ्रेटिस, जो हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे फिज़िकल पार्ट में होगी यूफ्रेटिस। लेट मी, वेयर इज सीरिया? यहाँ पे इतना ड्रेन्ड नहीं दे रही यूफ्रेटिस। लेट मी सी, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं कर रखा, बट यूफ्रेटिस है। मतलब जो डिटेल्ड वाला होगा रिवर में उसमें मैं बताऊँगी। यूफ्रेटिस है। देन सीरिया की पॉपुलेशन का क्या है? यहाँ पे 90% तो मुस्लिम्स हैं, जिसमें से भी मोस्टली सुन्नी मिलेंगे, और यहाँ पे अलवाइट है, वो माइनॉरिटी में है। फिर सीरियन सिविल वॉर चल रहा था, सिविल वॉर 2011 में। बेसिकली आर्म्ड रिबेलियन कन्फ्लिक्ट थी जो सीरिया में हुई थी। यहाँ पे अनरेस्ट बिगन हो गया था अर्ली स्प्रिंग में 2011 में। सो नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ था प्रेसिडेंट बशर अल असाद गवर्नमेंट के खिलाफ, जहाँ पे फोर्सेस ने रिस्पॉन्ड किया था वायलेंट क्रैकडाउन के थ्रू, एंड कन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम प्रोमिनेंट प्रोटेस्ट टू एन आर्म्ड रिबेलियन आफ्टर मंथ ऑफ मिलिट्री सीज। देन यहाँ पे 4 मोर फैक्शन ऑफ फाइटिंग ग्रुप आपको मिल जाएंगे, जैसे कुर्दीज, देन ISI, you have heard about in news more, ISIS, then other opposition Assad regime. The majority of Syrian refugee आपको जॉर्डन एंड लेबनन में मिलेंगे। फिर दूसरा है, पहला तो सीरिया चूज़ किया था मैंने, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ। दूसरा है, और शुड आई यूज़ नेक्स्ट पेज? आई थिंक आई शुड गो फॉर नेक्स्ट पेज सो दैट इफ़ आई राइट इन्फॉर्मेशन यू गेट इट। सो दूसरा है इराक। ये रहा, वेयर इज़ इराक? यहाँ पे है इराक। देख सकते हैं किन किन को बॉर्डर कर रहा है। टर्की टच करता है इससे, ईरान करता है, सऊदी अरेबिया करता है, जॉर्डन करता है, सीरिया करता है, एंड दिस कतर ऑल्सो। नो नॉट कतर, इट्स कुवैत, कतर इट्स। सो इट्स टर्की, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया। सो इराक बॉर्डर लाइक आई सेड, नॉर्थ में टर्की के साथ, ईस्ट में ईरान के साथ, कुवैत साउथ ईस्ट, देन सऊदी अरेबिया टू द साउथ, एंड जॉर्डन टू द साउथ वेस्ट, एंड सीरिया टू द वेस्ट। यहाँ की पॉपुलेशन आपको मैंने इसकी बाउंड्री शेयर तो बता दिया। अब हम इराक था, यहाँ पे आपको 75 से, मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपको मिलेगी अरब। देन 15 से 20% आपको मिलेंगे कुर्दिश। देन फिर 5% आपको सीरियन मिलेंगे। यहाँ पे 2 मेन रिवर हैं जो मैंने बताई थी, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। इराक में मैंने बताया था कि जो इराक है वो टिग्रिस रिवर के ऊपर है, बट यहाँ से फ्लो करती है टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। मैं यहाँ पे TE लिख देती हूँ। देन like I said, Tigris and Euphrates run south through the center of Iraq, एंड ये फिर सात अल अरब में पर्शियन गल्फ़ के पास, पर्शियन गल्फ़ है यहाँ पे ही मिल जाती है। यहाँ पे दिख जाएगा आपको ये टिग्रिस, एज यू कैन सी हियर आई एम टॉकिंग अबाउट
टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, ये आगे फिर पर्शियन गल्फ में मिल जाती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैंने अभी बताया, शात अल अरब, ये फर्टाइल रीजन है बिकॉज यहाँ पे जो वेयर इट इज़, हाँ ये फर्टाइल रीजन है यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे जो दोनों रिवर हैं, मतलब बहुत सारी यहाँ पे हिस्ट्रीज भी हुई हैं, उनमें भी है, क्योंकि आपने जब भी देखो सिविलाइजेशन होती है तो वहाँ पे नदियाँ ज़रूर मिलती है बिकॉज रिवर आर द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। फिर इस जो इराक है, ये डेजर्ट जोन भी है, मतलब सीरियन डेजर्ट के भी पार्ट है, अरेबियन डेजर्ट का भी पार्ट है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया के जो अरेबियन पेनिसुला में उनके कुछ कुछ डेजर्ट कवर करता है। फिर इराकी कोस्टल वाटर बेसिकली आपको इज़ बूस्ट फॉर अ लिविंग कोरल रीफ, ये 28 किलोमीटर जो है वो मतलब एरिया कवर करता है। और ये इराक इज़ द सेकेंड ओनली, सऊदी अरेबिया के बाद जो एक अरब ही, मतलब सऊदी अरेबिया के बाद इराक ही है जहाँ पे रिच ऑयल रिजर्व है। जैसे सीरियन वॉर हुआ था तो ऐसे यहाँ पे इराक वॉर भी हुआ था। आई मिस ए हेयर, नो आई राइट अगेन, इराक वॉर, माई राइटिंग इज डिटरेटिंग। सो इसको आप सेकेंड पर्शियन गल्फ भी वॉर भी कह सकते हैं। हियर इट इज़ इराक वॉर एज वेल एज सेकेंड पर्शियन गल्फ वॉर बिकॉज ये 2003 से 11 के बीच में हुआ था। बिकॉज इराक दैट कंसिस्टेड ऑफ टू फेजेस में हुआ था। पहले फेज़ में तो कन्वेंशनली जो हुआ था वो मार्च से अप्रैल के बीच में हुआ था 2003 में। फिर बहुत सारी ट्रूप्स ने ज्वाइन कर लिया था, मतलब कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने इराक में इन्वेड किया था, जिसकी वजह से जो इराकी मिलिट्री थी या पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उनकी डिफीट हो गई थी। देन फिर सेकंड फेज़ वो सिर्फ यूएस ने ही स्टार्ट किया था, यूएस लेड ऑक्यूपेशन ऑफ इराक, जो इंसर्जेंसी को अपोज करने के लिए था। अब हम तीसरी पढ़ेंगे अपनी, नॉट अपनी मतलब कन्फ्लिक्ट जो भी है मिडल ईस्ट में वो उस कंट्री का, तो है अफ़गानिस्तान। चलो इसके बॉर्डर एरिया देख लेते हैं पहले। यार ये पाकिस्तान से ऊपर है ये अफ़गानिस्तान, आप देख सकते हैं पाकिस्तान, ईरान, तुर्क, उज़्बेक, तज़ाकी एंड इंडिया, इनको बॉर्डर करता है ये देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो ये सी से टच हो रहे हैं, लेकिन ये अफ़गानिस्तान है, ये लैंड लॉक्ड एरिया है, मतलब सी से टच नहीं कर रहा। और मैंने बता दिए कहाँ पे किस किस से कर रहा है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है यहाँ पे वो डुरेंट लाइन है, और जो शॉर्टेस्ट वन है वो चाइना के साथ है, दैट इज़ एन वॉक इन कॉरिडोर। इम्पॉर्टेंट पासेस, यूनाई पासेस हो गया, सफ़ेद को हो गया, अमू दरिया जो है वो इसके नॉर्थ बॉर्डर में फ़्लो करती है। नॉर्थ ईस्टर्न में हिंदू कुश माउंटेन है, अगर इधर शो हो रहे हैं तो लेट मी सी, हिंदू कुश, ये सो नॉर्थ ईस्टर्न में हिंदू कुश माउंटेन रेंज है। अफ़गानिस्तान में एथनिक माइनॉरिटीज़ में आपको पश्तून्स जो मिलेंगे वो 38% मिलेंगे। देन फिर ताजिक जो तजिकिस्तान से है 25%। 9/11 जो टेररिस्ट अटैक हुआ था तो यूनाइटेड स्टेट ने अफ़गानिस्तान को इवेड किया था, वहाँ से उन्होंने तालिबान को रिमूव किया और उसामा बिन लादेन को चेस किया था टू द माउंटेन रीजन ऑन द बॉर्डर ऑफ अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। हमने अफ़गानिस्तान कर लिया था, अब हम करेंगे यमन, जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग है वही कर रहे हैं अभी, बाकी एशिया की सारी कंट्री धीरे धीरे कवर करेंगे। यमन क्या है, एक अरब कंट्री है, अभी मैं मैप में दिखाती हूँ, ये रहा यमन। सो यमन, येमन, इट्स डिपेंड हाउ यू प्रोनाउंस इट। सो येमन एक अरब कंट्री है जो साउथ वेस्ट एशिया में है। ये हमारा है, हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, दीज आर साउथ ईस्ट, ये हमारे लिए वेस्ट, साउथ वेस्ट। यहाँ पे ऑक्युपाइंग दी सदर्न वेस्टर्न टू सदर्न एंड ऑफ अरेबियन पेनिसुला। It is bordered by, as you can see, that Saudi Arabia to the north, Red Sea to the west. This is Yemen, northwest. Then Gulf of Aden and Arabian Sea, Gulf of Aden to the south. Then Oman to the east. ये तो बॉर्डर जो था वो। फिर येमन टेरिटरी इंक्लूड, यहाँ पे आपको 2,200 आइलैंड्स हैं,
लार्जेस्ट जो है वो स्कोट्रा है, ये रहा यमन का 200 आइलैंड है जिसमें से लार्जेस्ट है वो स्कोट्रा है। और नंबर ऑफ रेड सी आइलैंड इंक्लूडिंग यहाँ पे हैनेस आइलैंड, कैमरन, परमिन बिलोंग टू यमन। सो यहाँ पे कुछ सालों तक डिस्प्यूट हुई थी यमन एंड इट्रिया जो कि अफ्रीका का पार्ट है। इस साइड दे नहीं रखा वरना इस साइड ये यहाँ पे आता है वेयर इट इज़, इसी साइड है इर्टिका, मतलब वो अफ्रीका का पार्ट है। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट था, डिस्प्यूट था बेसिकली, ओनरशिप ऑफ जो हैनेस आइलैंड है बिकॉज एंड फिशिंग राइट इन द रेड सी, हैनेस आइलैंड एंड फिशिंग राइट रेड सी में के लिए यमन और एर्टिका के बीच में कन्फ्लिक्ट था। मैं वर्ल्ड मैप शो करूँगी तब दिखाऊँगी या फिर अभी मैं दिखाती हूँ 2 मिनट में। जो ये मैं बोल रही थी ये रहा येमेन, और ये जो 34 है जहाँ पे 34 लिखा है ये एर्टिका है। तो इन दोनों के बीच में हैनेस आइलैंड और रेड सी को लेके कन्फ्लिक्ट था, वही डिस्प्यूट चली थी। अब हम अपने इस पार्ट पे चले जाते हैं, इस एशिया वाले मिडिल ईस्ट वाले इस पे मैप में। सो कन्फ्लिक्ट मैंने दिखा दिया, हम इसमें आगे ये रेड सी और इसके बीच यहाँ पे हैनेस आइलैंड उसको लेके इनके बीच में कन्फ्लिक्ट था, बहुत कुछ सालों तक चला। यमन एक स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये यहाँ पे आती है, मतलब यहीं से थ्रू आप मेडिटेरियन सी में जा सकते हैं। ये सिट्स ऑन दी बाब एल मंदेब स्ट्रेट है यहाँ पे, और अगर आप डीप में गूगल में सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको बाब एल मंदेब स्ट्रेट दिखेगा जो कि एक नैरो वाटरवे है जो लिंक करती है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ। गल्फ ऑफ एडन ये रेड सी यहाँ पे है, व्हाट आई सेड बाब एल मंदेब। सो इसके थ्रू ऑयल शिपमेंट पासेस होती है। ये यमन वर्ल्ड की एक पुअरेस्ट कंट्री है अरब वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स है वो डिक्लाइन हो चुके हैं। एथनिक ग्रुप आपको यहाँ पे अरब मिलेंगे, एफ्रो अरब मिलेंगे, यूरोपियन मिलेंगे, साउथ एशियन मिलेंगे। यमन पॉलिटिकल क्राइसिस में है 2011 से, क्योंकि यहाँ पे यमन सिविल वॉर हुआ था जो कि मतलब ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट है। फिर 2015 में फिर स्टार्ट हो गया, फैक्शंस पे बढ़ गया, लाइक ऑन गोइंग है, एंड ही नहीं होता। तो हमने यमन कर ली। अब मैं कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट बताऊंगी जो कि आपको सिर्फ सुनना है, टंग ट्विस्ट हो गई। हमने वो डिस्प्यूटेड कर लिए। अभी मैं कुछ सिर्फ टेरिटोरियल लिस्ट बता दूंगी आपको टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की, अपार्ट फ्रॉम विच आई हैव डिस्कस, जो कि सॉल्व नहीं हुए हैं। सो पहला है सेवरल एरिया इन फेरगना वैली, कुछ फेरगना वैली के एरिया। तो क्या डिस्प्यूट है, मतलब कौन कौन लोग क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस एरिया को एक तो क्लेम कर रहे हैं किर्गिस्तान कर रहा है, ताजिकिस्तान कर रहा है, उज़्बेकिस्तान कर रहा है, मिडिल ईस्ट वाला। दूसरा है ये दैमचौक, चूमर, शिप की पास, देन लापथाल, जाद। ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। इसको एक तो इंडिया क्लेम कर रहा है, एक तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया एंड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसमें है क्या, बेसिकली डिस्प्यूटेड एरिया जो अक्साई चीन एंड नेपाल में है वो पीआरसी एडमिनिस्टर करी है, तो वही है डिस्प्यूटेड, क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है बट पीआरसी उसको एडमिनिस्टर कर रही है, तो यही है। देन थर्ड यू कैन से पेरा विहार टेम्पल एरिया, और आपको खाओ फेर। तो थर्ड था ये पेरा विहार टेम्पल एरिया, जो कि किसके बीच में डिस्प्यूट है। तो ये है, मतलब इसके एरिया को क्लेम कर रहे हैं, एक तो थाईलैंड कर रहा है और एक कर रहा है कंबोडिया। इसमें क्या है, जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो अवार्ड किया गया था कंबोडिया को बाय IJC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 1962 में उसने रूलिंग की थी कि कुछ जो एरिया है जो टेम्पल से एडजेसेंट है वो कंबोडिया को दे दिया था। ICJ ने जब रूल किया, मतलब अपने उसमें दिस टाइम सम 0.3 किलोमीटर टेम्पल अवॉर्डेड टू कंबोडिया बाय ICJ रूलिंग इन 2013। फिर बोथ कंट्री ने एक्नॉलेज किया कि हाँ जो डिस्प्यूटेड एरिया का जो एडिशनल पार्ट है वो नॉर्थ वेस्ट वाला, उसको फिर थाईलैंड भी क्लेम करने लगा। अब अभी 15 में ये काफ़ी न्यूज़ में था, पैरासेल आइलैंड, ये आपको साउथ चाइना सी में मिलेंगे। पैरासेल आइलैंड को ये क्लेम
PRC पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी क्लेम कर रहा है एंड वियतनाम भी क्लेम कर रहा है। रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको वियतनाम को चाइना एक्वायर कर लिया, तो इसमें एंटायरली कंट्रोल बाय चाइना, लेकिन इसको क्लेम किया है वियतनाम एंड ताइवान ने। सो क्लेम किया चाइना ताइवान वियतनाम ने, लेकिन एडमिनिस्टर कर रहा है अभी चाइना। देन फिफ्थ है, ये था पैरासेल आइलैंड, ये है पैटले आइलैंड। ये भी साउथ चाइना सी में, इसको भी ताइवान और चाइना भी क्लेम कर रहा है, वियतनाम भी कर रहा है, उसका कुछ पार्ट फिलीपींस भी कर रहा है, मलेशिया भी कर रहा है। जो ये सारी क्लेमेंट कंट्री हैं एक्सेप्ट ब्रूनी कंट्रोल वन और मोर ऑफ द इंडिविजुअल आइलैंड। सो ये सारी क्लेमेंट है मतलब पैरासेल आइलैंड को, या आपको साउथ चाइना सी में मिलेंगे पैरासेल एंड पैटले। और जैसे ले सकते हैं साउथ कोरिल, साउथ कोरियल आइलैंड रशिया एंड जापान कर रहा है। देन गोलन हाइट, अभी हमने ये मिडल ईस्ट पढ़ा था, सीरिया वीरिया, मेरे ख्याल से आपको दिमाग में होगा, तो वहाँ पे है गोलन हाइट न्यूज़ में रहता है। गाज़ा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक, ये किसके बीच में है? ये है सीरिया और इज़राइल के बीच में, तभी तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई चलती रहती है। गोलन हाइट, गाज़ा स्ट्रिप एंड थर्ड इज़ वेस्ट बैंक। अच्छे से नहीं लिखा, वेस्ट बैंक ना मेन इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल सबसे टॉप में लिखते हो इसको, JNK। ये भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इसमें क्या है, इंडिया एंड पाक क्लेम कर रहे हैं, वैसे है इंडिया का, बट पाकिस्तान ने एक साइड से पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, एक साइड से चाइना ने ऑक्यूपाई कर रहा है कुछ पार्ट, अक्साई चीन वाला। तो इंडिया एंड पाकिस्तान ने अब तक 3 वॉर फॉट किए, जो आपको पता होंगे, 1947, 1965, 1990। 1947 जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसी टाइम पे, मतलब वही जब, देन 1965, 1919, इवन 1960, वो इन 1960, oh that was with China, 1947, 65, 1999. So militant insurgency in Kashmir backed by Pakistan, 1990 से ही ये मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहा है, इसने ऑक्यूपाई भी कर रखा है। इवन थाउजेंड ऑफ प्रो इंडिया हिंदू कश्मीरी पंडित हैव आइदर बीन किल्ड, आपने वो कंट्रोवर्सी सुनी होगी, या तो उन्हें मार दिया, मोस्टली ज़्यादातर लोगों को मार दिया, कुछ लोगों को कन्वर्ट कर दिया और बाकी लोगों को भगा दिया कश्मीर से। सो UN ने हैज़ रिमूव्ड कश्मीर फ्रॉम देयर लिस्ट ऑफ अनरिजॉल्व। सो UN ने अपनी लिस्ट से हटा रखा है कि अनरिजॉल्व डिस्प्यूट से। तो अभी हमने ये मिडल ईस्ट वाले हमने किए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी एशिया का सेकंड पार्ट करूँगी, उसमें मैं बाकी कवर कर दूँगी साउथ ईस्ट एशिया, देन जो भी कंट्रीज़ एशिया में हैं और उनका कुछ कुछ डेमोग्राफी, उनका रीजनल जियोग्राफी, रिवर वीवर जो भी उनकी होंगी वो मैं कवर करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।